हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो आज अपने पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा एडीओ का, जिसके अंदर पहला जो यूनिट हम करेंगे वो करेंगे सेल और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो यूनिट्स है उसको करेंगे। अब यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इस टॉपिक्स में हम क्या कुछ पढ़ेंगे, सारा उसके बारे में पहला डिटेल लेंगे, उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेरा सारे बच्चे वॉइस और स्क्रीन क्लियर करवा दो। क्या मेरा वॉइस और स्क्रीन क्लियर है? उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूं भी मैं कैसे पढ़ाऊंगा आपको। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला पॉइंट रहेगा भी जो भी हम यूनिट कर रहे हैं उसका कंटेंट क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा डिस्कशन का रहेगा भी उस कंटेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और क्वेश्चन हमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो एग्जाम का जो पैटर्न्स है या जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके 3 स्टेप्स है। पहला स्टेप है स्क्रीनिंग टेस्ट और दूसरा स्टेप है सब्जेक्टिव टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट। अब जो स्क्रीनिंग टेस्ट है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और जो सब्जेक्टिव उसके डिस्क्रिप्टिव आएंगे। तो अब हम इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमें हर टॉपिक्स में जाना पड़ेगा। और जब सब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो बच्चे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका जो पॉइंट्स है वो है राइटिंग स्किल। लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी लिखने की प्रैक्टिस है तो आप इजिली उस चीज को कवर कर पाओगे। तो पहले अपने बोल रहे भी हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं जेनेटिक्स। ठीक है। अब इस जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या, या इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जेनेटिक्स कहां से आया? तो मेंडल करके पर्सन था जिसने डिफरेंट जो है प्रिंसिपल दिए डिफरेंट टाइप के। तो उन प्रिंसिपलों से कंक्लूजन्स होके एक सब्जेक्ट का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा हमने जेनेटिक्स। ठीक है। अब इस मेंडलिज्म में क्या पढ़ोगे आप? इस मेंडलिज्म में आप पढ़ोगे अबाउट द मेंडल, भी मेंडल ने क्या काम किया, किस पे काम किया। अब मेंडल वर्क कब पॉपुलर हुए, अगर उतने टाइम तक पॉपुलर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट जो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स। अब प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स जो है, मैं मेंडल्स नहीं लिखूंगा, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स किसको बोलते हैं? जो इनहेरिटेंस के है ना, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी। तो जो हेरिडिटरी प्रिंसिपल है वो मेंडल ने दिए, और हेरिडिटरी प्रिंसिपल हम 2 पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स में 3 लिखे हुए हैं, जिसे कुछ बुक्स में लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। तो पहला क्या था मेंडल ने दिया? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस दिया। ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या है? सेकंड दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है। थर्ड जो दिया मेंडल ने वो दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कुछ दिया मेंडल ने। ठीक है। उसके बाद इसमें सेकंड हम जो पढ़ेंगे, एक बार मेंडलिज्म ही चल रहे हैं। अब ये कुछ देने के बाद में मेंडल पास्ट अवे हो गया, मतलब डेथ होगी मेंडल की। अब डेथ होने के बाद 16 ईयर आफ्टर डेथ 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के रिसर्च को दोबारा स्टडी किया, फिर मेंडल को एक्सेप्ट किया गया। अब जब मेंडल की डेथ के बाद, देखो मेंडल तब तक था तो मेंडलियन एरा, अब ये तो मेंडलियन एरा है। अब पोस्ट मेंडलियन एरा क्या है, यहां से भी हमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे। अब पोस्ट मेंडलियन एरा में आपने क्या कुछ पढ़ा है? तो पोस्ट मेंडलियन एरा। ठीक है। तो ये जो पोस्ट मेंडलियन एरा है इसमें आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा रखा है आपने, जैसे मैं कुछ टर्म्स बोलता हूं मे बी आपको अंडरस्टूड होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्या पढ़ा होगा? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद आपने पढ़ा होगा एपिस्टेटिस, फिर आपने पढ़ा होगा लिंकेज, फिर आपने पढ़ा होगा सेक्स लिंकेज। इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, तो ये तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये पहले पॉइंट के दोनों पार्ट हो गए। अब जो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मोलिकुलर जेनेटिक्स, यानी डीएनए आरएनए। तो इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, प्रोटीन क्या है। ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ेंगे।
और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में प्रीवियस एग्जाम में क्या क्वेश्चंस आया, अब ये जो मैंने जो पढ़ाना स्टार्ट किया ना बच्चे, तो मैं पिछले 4-5 दिन से एक ही पॉइंट को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ भी हरियाणा में जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम हुए तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या आने के चांसेज है, किस तरह से हम टॉपिक्स को कवर करें भी इन फ्यूचर जब हम एग्जाम में बैठे तो हमारा वो क्वेश्चन सही हो। देखो बच्चे, कोई भी चीज को हम जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी क्या है, अब जो भी पढ़ रहे हैं इसमें से पेपर भी तो हमारा कवर होना चाहिए। अगर मान लो पेपर कवर नहीं हो रहा तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। तो मेरा सारे बच्चों को एक यहाँ पे कॉमन मैसेज है भी जो भी मैं क्लास में करवाऊंगा, मेरे साथ के जो टीचर करवाएंगे 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी 100% मेरी जवाबदेही है भी जो करवाया उसमें से आया तो क्या आया और नहीं आया तो क्यों नहीं आया और क्या होना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां से क्वेश्चन आया भी व्हाट इज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और रोल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या रोल है। हाँ, आपने उधर जो अपने जो क्राइम साइट होगी या जो ह्यूमन बीइंग है उसमें तो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल सुना होगा, या आपने वो सुना जैसे कोई पर्सन है उसने क्राइम कर दिया तो क्या पता चलेगा क्राइम किसने किया, तो उसमें करते हैं ना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उसी तरह दो पेरेंट्स है उनका या दो पर्सन है वो आपस में इस डिस्प्यूट पे चले गए भी ये बच्चा मेरा है, एक पेरेंट्स बोल रहा है ये बच्चा मेरा है, दूसरा बोल रहा है नहीं मेरा है। वो फिल्मों में देखते हैं ना इसका फादर तो मैं हूँ या इसकी मदर तो मैं हूँ, तो वो कैसे पता चलेगा। तो वहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, तो इसमें हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें जो थर्ड पार्ट रहेगा तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। उसके बाद इसमें जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे सेल डिविजन्स, क्रोमोजोम। क्रोमोजोम क्या होता है, क्रोमोजोम की स्टडी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में पॉलीप्लॉइडी, ये कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा पार्ट रहेगा। तो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन मैं साथ साथ में आइडेंटिफाई करवाऊंगा भी किस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेज है और क्या पूछा जा सकता है। तो पहले अजय बच्चे मेरा वॉइस और स्क्रीन क्लियर करवा दो, मैसेज ड्रॉप कर दो। तो पहला टॉपिक्स ले रहे हैं हम जेनेटिक्स। तो कहता व्हाट इज द जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स देखो क्या है बच्चे, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ प्लांट। जैसे अपने प्लांट है, फील्ड में आपने बहुत सारे प्लांट है, अब उनमें क्या वेरिएशन है तो क्यों है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे अब हमने कॉटन ग्रो किया है, कॉटन का सीजन चल रहा है, राइस का सीजन चल रहा है, तो राइस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ग्रो की, जैसे बासमती राइस है, अदर राइस है या ब्राउन राइस है, तो उसमें क्या अलग अलग है कि नहीं है, तो वो वेरिएशन क्यों है। ठीक है, वेरिएशन क्यों है। अगर मैं आप खुद की बात करूं या मैं आपकी बात करूं तो आप अपने आप को कंपेयर करो, किसके साथ कंपेयर करो, अपने पेरेंट्स के साथ। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे भी आपकी बॉडी के बहुत फीचर, मतलब जो अपनी जो है ना फेस कट हो गया जिसको अपने बोलते हैं ना शकल, तो वो या तो मम्मी के साथ मैच करती होगी या फादर के साथ मैच करती होगी। जिसमें आपका जैसे नाक हो गया, आई होगी, आईब्रोज हो गया, हाथों का ये पैटर्न्स हो गया, हाथ हो गए, ठीक है, हाइट होगी, स्किन का कलर हो गया, आपका यहाँ तक कि लेजा, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, ये किसी न किसी पेरेंट्स के साथ मैच करते होंगे। और आपने एक बड़ा कॉमन सुना है, मेरे एग्जाम्पल फैमिली के एग्जाम्पल रहेंगे। जैसे आपने कॉमन सुना जब हमारे घर पे कोई फैमिली फंक्शन होता है तो कई बार आपका कंपैरिजन होता है भी ये तो अपने पापा जैसा दिखता है या ये अपनी मम्मी जैसी दिखती है या अपने चाचा जैसा दिखता है। तो क्या मतलब हुआ उसका मतलब ये हुआ भी हमारे अंदर कुछ कैरेक्टर्स अपने पेरेंट्स से आए हैं। जो कैरेक्टर हमारे अंदर अपने पेरेंट्स से आए हैं उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस। तो कहता इनहेरिटेंस मींस, तो देखो बच्चे इनहेरिटेंस का क्या मतलब है। अपने पेरेंट्स, अब पेरेंट्स मम्मी डैडी से नहीं लेना, दादा दादी से चलना है। दादा दादी, परदादा परदादी, उनमें से आप में क्या कैरेक्टर्स आए
जो भी करेक्टर आए वो क्या है, हेरिटेबल करेक्टर्स है। और करेक्टर ट्रांसफर होने की प्रोसेस को बोलते हैं इनहेरिटेंस। वो कहता है इनहेरिटेंस मींस करेक्टर, करेक्टर का मतलब समझ गए ना आप क्या होता है, द करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी। तो जो करेक्टर पेरेंट्स टू प्रोजनी ट्रांसफर होंगे उनको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। और यहां मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल दूं, करेक्टर ट्रांसफर, करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन मतलब आगे वाली जनरेशन में कौन सा करेक्टर गया। जैसे मैंने क्या लिया, ग्रांड पेरेंट्स से, आपके जो पेरेंट्स है, अब ग्रांड पेरेंट्स दो हो गए, दादा दादी, और उधर क्या होगा, नाना नानी, ये हो गया ना ग्रांड पेरेंट्स। तो उसमें से पेरेंट्स में क्या आया, अब पेरेंट्स हमारे दो हो गए, एक हो गया मम्मी, ठीक है, और एक हो गए फादर। अब मम्मी, मम्मी किनकी परोजनी है, मतलब किसके बच्चे, नाना नानी के। फादर की इनके बच्चे, दादा दादी। अब उसके बाद हम हुए, ठीक है, बच्चे हुए, प्रोजनी। अब यहां से यहां कौन से करेक्टर आए और यहां से यहां कौन से करेक्टर ट्रांसफर हुए। तो जो करेक्टर दादा दादी यानी ग्रांड पेरेंट्स से पेरेंट्स में आए, पेरेंट्स से बच्चों में चले गए, इन फ्यूचर जब आपकी मैरिज होगी तो आपके जो आगे बच्चे होंगे मतलब प्रोजेक्ट, उनमें आपसे करेक्टर जाएंगे। तो क्या देखोगे आप भी, आपके जो अपने फैमिली का एग्जांपल ले लो, फैमिली में अगर आप देखोगे तो आप या तो दादा दादी से आपकी जो शक्ल मैच कर रही है, या नाना नानी से कर रही है, या मामा से कर रही है, मामी से नहीं करेगी, मामा से, ठीक है। उसी तरह चाचा से कर रहे, चाची से नहीं करेगी, ताया से करिए, ताई से नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि चाचा चाची ताई और उधर अपने मामी, उनके पेरेंट्स अलग हो गए, क्योंकि वो अलग फैमिली से आए है ना, तो उनके पेरेंट्स तो उनसे मैच नहीं करेगी। मामा से मैच कर सकती है, चाचा ताया से मैच कर सकती है, फादर से मैच करेगी, दादा से मैच करेगी। तो ये जो करेक्टर हमारे अंदर आए उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। और जो करेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसको बोलते हैं हेरिटेबल करेक्टर्स। क्या बोलते हैं, हेरिटेबल करेक्टर। या हम पहले एक वर्ड लिखेंगे, हेरिटेबिलिटी। तो कहता है हेरिटेबिलिटी मींस करेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, ठीक है जी, क्लियर। और जो करेक्टर ट्रांसफर होगा उसको बोलेंगे हेरिटेबल करेक्टर्स। क्या बोलेंगे, हेरिटेबल करेक्टर्स, हेरिटेबल करेक्टर्स। अब ये हेरिटेबल करेक्टर्स क्या है, वो कहता है विच करेक्टर ट्रांसफर, ठीक है, विच करेक्टर ट्रांसफर। तो जो करेक्टर ट्रांसफर होगा वो क्या होगा, हेरिटेबल करेक्टर्स होगा। जैसे सिंपल एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे फिर दोबारा, कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ गई, हमें कोई डिजीज आ गई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर हमसे पूछता है भी फैमिली में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कोई पर्सन डायबिटिक है, या कोई पर्सन को कोई और प्रॉब्लम होता है ना, जिसको बोलते हैं ना काढ़ा पी लिया। अब किसी को काढ़ा पी लिया है, डायबिटीज है, तो उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछी जाएगी, परिवार में तो किसी को नहीं है। क्यों, क्योंकि वो हेरिटेबल करेक्टर्स है। अगर मान लो पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों को हो सकती है, क्योंकि वो हेरिटेबल करेक्टर्स है। तो समझ के बच्चे क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होती है, हेरिटेबिलिटी क्या होती है, हेरिटेबल करेक्टर्स क्या होता है। अब करेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, भी करेक्टर कहां जा रहा है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, भी करेक्टर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो अब उसको लेके कौन जा रहा है। तो आपसे क्वेश्चन बनता है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, भी इनहेरिटेंस की यूनिट क्या है। तो जो इनहेरिटेंस की यूनिट है बच्चे, उसमें पहला है जीन। तो स्टार्टिंग में बोला गया भी जीन जो है इनहेरिटेंस का यूनिट है, और बाद में जैसे मैंने बोल दिया जीन, तो आपने बोला भी ठीक है जीन है इनहेरिटेंस की यूनिट, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जीन तो क्रोमोजोम में होते हैं भाई, अगर क्रोमोजोम में कोई प्रॉब्लम आएगी तो हेरिटेबल करेक्टर्स या इनहेरिटेंस पैटर्न में प्रॉब्लम आएगी।
जैसे आपने सोसाइटी में एक बड़ा कॉमन एग्जांपल सुना है किन्नर। अब किन्नर क्या है, वो मेल किन्नर हो सकता है, फीमेल किन्नर हो सकता है। अब वो मेल और फीमेल किन्नर क्यों है, क्योंकि उनके क्रोमोजोम में कोई चेंजेज आ गया। क्या आ गया, क्रोमोजोम। जैसे आपने एक नाम सुना होगा कलर ब्लाइंडनेस, आपने नाम सुना होगा सिकल सेल एनीमिया। अब ये सिकल सेल एनीमिया क्यों हो गया, क्योंकि क्रोमोजोम के जीन में कुछ चेंजेज आ गए। तो बाद में फिर क्या बोला गया, भी जीन इनहेरिटेंस यूनिट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पे जीन होते हैं। तो फिर क्या बोला गया, क्रोमोजोम। ठीक है जी। अब मेंडल ने जो इनहेरिटेंस पैटर्न दिया था वो जीन का दिया था, बाद में क्रोमोजोम आ गया। आपसे पूछा भी क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, साथ में हमें एमसीक्यू पे भी चलना है। तो आपसे पूछा जाएगा क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया। तो क्रोमोजोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवेरी। दो साइंटिस्ट थे, जिसमें एक का नाम है सटन और दूसरे का नाम है बोवेरी। तो सटन और बोवेरी ने दिया। ठीक है जी। फिर आपसे पूछा व्हाट इज द जीन, तो जीन क्या इनहेरिटेंस कंट्रोल कर रहा है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे हम हेरिडिटरी यूनिट है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए है। क्लियर। तो पहले पता चल गया जेनेटिक्स क्या होता है, यहां तक क्लियर हो गया। तो मैसेज ड्रॉप करते रहो भी, साथ में डाउट है तो पूछते रहो। ठीक है भी। तो इनहेरिटेंस पता चल गया आपको क्या है, लेकिन हमारे पास टर्म आई दो। पहला आया इनहेरिटेंस टर्म, दूसरा आया वेरिएशन। तो कहता व्हाट इज द वेरिएशन, तो कहता वेरिएशंस क्या है। तो अब अपने देख लो, मैं आपको कैमरे पे दिख रहा हूं, आप मेरे को नहीं दिख रहे हो, लेकिन आप और मेरे में क्लियर कट डिफरेंस है। मैं अलग टाइप का दिख रहा हूं, आप अलग टाइप के दिख रहे हो। तो ये जो हमारे अंदर जो डिफरेंस है इसको वेरिएशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, अब जैसे मैंने पहले ब्लैक कलर से लाइन खींची, फिर मैंने ग्रीन कलर से लाइन खींची, फिर मैंने येलो कलर से लाइन खींची, तो देखो मेरे पास तीन डिफरेंट कलर के कलर आ गए। तो ये जो कलर में जो डिफरेंस है इसको बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएशन। तो कहता वेरिएशन मींस वो कहता डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल। अब वेरिएशन बच्चे दो तरह का है। तो वेरिएशन क्या है बच्चे, देखो डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल। ठीक है। इंडिविजुअल का मतलब हो गया कोई भी पर्सन, कोई भी प्लांट। जैसे मैंने बोला बासमती राइस और नॉर्मल राइस दोनों अलग अलग है। तो बासमती राइस और नॉर्मल राइस में क्या डिफरेंस है, उसको हम बोलेंगे वेरिएशंस। और वेरिएशंस बच्चे दो तरह का होता है। वेरिएशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का वेरिएशंस होता है, जिसमें पहला वेरिएशंस है जेनेटिक वेरिएशंस। अब ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होगा ना बच्चे, ये एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, मतलब ये हेरिटेबल होगा। तो ये क्या है, हेरिटेबल है। ठीक है, मतलब विच टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, which types of variations transfer from one generations to next generations। तो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। क्लियर। दूसरा जो वेरिएशंस है वो होगा नॉन जेनेटिक्स। ये जो नॉन जेनेटिक्स होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल, क्योंकि ये इन्वायरमेंट की वजह से आता है। अब आप खुद बताओ, जो इन्वायरमेंटल कंडीशन इस साल है, इस बार है, क्या वो नेक्स्ट ईयर भी रहेंगी। इस साल अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन है, अगले साल अलग होगी, उससे अगले साल कुछ और अलग होगी। तो जो इन्वायरमेंट की वजह से आता है वो हेरिटेबल नहीं होता। अब जैसे मान लो, मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं। अब गर्मी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, जिसमें उमस है, उमस मतलब ह्यूमिडिटी है। अब उस ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे मोस्ट ऑफ सभी का स्किन कलर थोड़ा क्या हो गया, डार्क हो गया, जिसको हम बोलते हैं टैनिंग हो गई है। अब ये टैनिंग जो स्किन पे हुई, ये मौसम की वजह से हुई, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हुई।
क्या ये ट्रेनिंग हमेशा रहेगी? भी नेक्स्ट ईयर भी यही ट्रेनिंग रहेगी, या आप हमेशा एक बार काले हो गए तो काले ही रहोगे, गर्मी की वजह से सर्दी आएगी तो तब नॉर्मल नहीं हो जाओगे ना? तो इट मींस ये फिक्स नहीं होता है। और ये जो नॉन जेनेटिक वेरिएशन होता है ये क्या होता है? नॉन हेरिटेबल होता है। ये क्या होता है? नॉन हेरिटेबल होता है, ठीक है, और नोट ट्रांसफर, ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा भी इन नॉन जेनेटिक वेरिएशन का कोई एग्जांपल बताओ, तो ब्रीडिंग में आप एक कंपोनेंट पढ़ते हो प्योर लाइन। तो ये जो प्योर लाइन में जो वेरिएशन होता है ना वो इन्वायरमेंटल या नॉन जेनेटिक वेरिएशंस होता है। कहता है नॉन जेनेटिक वेरिएशन आर प्रेजेंट इन प्योर लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट और आपको बीच में क्लियर कर देता हूं। पहले हम चीजों को समझेंगे, उसके बाद राइटिंग स्किल पे जाएंगे। राइटिंग स्किल पे सीधा नहीं जाएंगे, पहले चीजों को समझने के बाद में हम क्वेश्चंस बनाएंगे, फिर हम खुद लिखेंगे और उन पॉइंटों को हम दोबारा रिकंसीडर करेंगे, इनको और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। मैं दोबारा बोल देता हूँ, कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन रहेगा हमारा, जिसमें हम पहले सभी चीजों को अंडरस्टूड करेंगे, फिर जो भी हमने समझा उसको एप्लीकेशंस में लेके आएंगे, मतलब राइटिंग स्किल पे काम करेंगे। राइटिंग स्किल पे काम करने के बाद में हम रिकंसीडर करेंगे हमें किन किन चीजों पे इंप्रूव करना है या कौन कौन सी चीजें हमें सुधारनी है। इस तरीके से हम तैयारी करेंगे, समझ गए। अब प्योर लाइन हम ब्रीडिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने ये यूनिट पहले क्यों ली उसके पीछे रीजन बता देता हूं मैं। जेनेटिक्स अगर आपको क्लियर नहीं आ रहा या जेनेटिक्स आप नहीं समझ रहे हो तो आप ब्रीडिंग नहीं समझ पाओगे। तो पहले हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रीडिंग यूनिट पे जाएंगे, फिर हम सीड प्रोडक्शन यूनिट पे जाएंगे। यानी इस यूनिट से 3 यूनिट रिलेटेड है, कोरिलेशन में है, तब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया है। तो देखो जेनेटिक वेरिएशन, अब ये जेनेटिक वेरिएशन क्यों आ गया, ठीक है। तो वो कहता है ये जेनेटिक वेरिएशंस जो है इसके कंपोनेंट क्या है, तो कंपोनेंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस। अब जेनेटिक वेरिएशन के बच्चे डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ठीक है, जिसमें पहला कंपोनेंट है अडेटिव वेरिएशंस। अब ये जो अडेटिव वेरिएशंस होता है ये जेनेटिक वेरिएशंस कॉज करता है। कौन सा वेरिएशन कॉज करता है? और इसको हम लिखते हैं कैपिटल ए, ठीक है। दूसरा है नॉन अडेटिव। ये जो नॉन अडेटिव है इसको हम बोलते हैं डोमिनेंट वेरिएशंस। और ये जो नॉन एडेटिव वेरिएशंस है बच्चे जिसको हमने बोला डोमिनेंट, ये हाइब्रिड वैरायटी जो पढ़ते हैं ना अपने उनके अंदर प्रेजेंट होता है, तो डोमिनेंट वेरिएशंस। और इसको हम लिखते हैं कैपिटल डी। उसके बाद थर्ड टाइप का जो वेरिएशंस है वो है आपका एपिस्टेटिक वेरिएशंस। अब ये एपिस्टेटिक वेरिएशन क्या होता है बच्चे? इंटरेक्शंस होता है। क्या होता है? इंटरेक्शन। आपने कहीं पढ़ा ना जीन इंटरेक्शन, जैसे हम मेंडलिज्म पढ़ेंगे तो मेंडल ने जीन इंटरेक्शन ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन पोस्ट मेंडलियन एरा में जीन इंटरेक्शन के बारे में स्टडी हुआ, जीन इंटरेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट कंपोनेंट आइडेंटिफाई हुए या स्टडी जो किया गया, समझ गए। अब इंटरेक्शन क्या है सिंपल लैंग्वेज में समझो पहले भी इंटरेक्शन क्या है। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखते हैं तो इंटरेक्शन का मतलब क्या, देखो मैं पहले बिल्कुल देसी एग्जांपल ले लेता हूं तो आप थोड़ा जल्दी समझ पाओगे। अब मैं बॉयज का आपका एग्जांपल ले लेता हूं, अजय जी। अब अजय आप गए दोस्तों के साथ बाजार में, मार्केट में गए। अब आप हो 10-12 दोस्त इकट्ठे, 10-12 चलो अपने कम ले लेते, 5 दोस्त हो आप। अब 5 दोस्त आप मार्केट में घूमने जा रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज और आपका वे ऑफ टॉकिंग और एक्सप्रेशन कैसा रहेगा? मस्ती में रहोगे कि नहीं रहोगे? और बाई चांस गलती से किसी के साथ आपका कोई पंगा पड़ गया तो आपका एटीट्यूड क्या है? क्योंकि आप 5 दोस्त हो तो ग्रुप में है ना, तो अब क्या टेंशन है, जो आएगा देख लेंगे। तो आप कैसे बिहेव करोगे? सामने वाले पर्सन को आप लड़ने की कोशिश करोगे। इट मींस जब आपके दोस्त आपके साथ है तो आप अलग बिहेव कर रहे हो। अब इसको हम उल्टा कर देते, अब आप अकेले मार्केट में, तो आप अपने जिस काम के लिए सिर्फ वही काम करके आओगे, आपका एटीट्यूड बॉडी लैंग्वेज जो है वो क्या रहेगा? टू द पॉइंट रहेगा, भी मेरे ये काम है करके आता हूं। क्योंकि अकेले का मन ही नहीं लगेगा ना, क्या करोगे बाजार में अकेले? दोस्तों के साथ ही तो मस्ती करने का मजा आता है। अब वही यहां मैं ऐड कर देता हूं, अब आपका किसी के साथ हो गया पंगा, अब सामने वाली पार्टी में है 10 लोग और आप हो अकेले, तो क्या लड़ना पसंद करोगे या मिड वे लोगे? तो मिड वे लेंगे, लड़ना क्यों पसंद करेंगे? भी 10 लोगों के साथ अकेले क्यों लड़ेंगे?
दिमाग थोड़ी खराब है, अभी 10 लोग अपने अकेले ऐसी बेस कर रहे हैं, क्या मतलब मिड वे लेंगे। समझदारी तो इसमें ना, वो कहते हैं ना समझदारी की इसमें देख के लड़ना होता है, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है भी जब आप अकेले हो आपका बिहेवियर अलग है, लेकिन जब आपके दोस्त बिहेवियर अलग है, इसका मतलब प्रेजेंस और एब्सेंस में आपके दोस्त जब प्रेजेंट है तब आपका बिहेवियर अलग, एब्सेंट है तब अलग। उसी तरह चलो अपने फैमिली का एग्जांपल ले लेते हैं, जब आपके फादर साहब घर पे है तो आप थोड़े कायदे में रहते हो, और फादर साहब घर पे नहीं गांव गए हुए हैं, पता है 3-4 दिन नहीं आएंगे, तो आप अलग एटीट्यूड में रहते हो। मतलब जब आपके पेरेंट्स घर पे आपका बिहेवियर अलग, जब नहीं है तो अलग। इसको बोलते हैं इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरेक्शन। अब मैं इंग्लिश में ब्रीफली बोल देता हूं। वो कहता है इंटरेक्शन मींस एक्सप्रेशंस और बिहेवियर ऑफ ए पर्सन आर डिपेंड अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पर्सन। भी एक पर्सन है, उसका बिहेवियर किसी की प्रेजेंस में अलग है और किसी की एब्सेंस में अलग है, उसको इंटरेक्शन बोलते हैं। अब ये एपिस्टेटिस में क्या होता है? जीन इंटरेक्शन होता है। जब दो जीन इकट्ठे हैं तो अलग बिहेव करेंगे या अलग एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन जब दोनों जीन अलग अलग है तब अलग बिहेव करेंगे, उसको जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। अब इंटरेक्शन में देखो, आपके पास एक है एडेटिव जीन, एक है डोमिनेंट जीन। तो इंटरेक्शन किस किस का होगा? तो इंटरेक्शन होगा या तो एडेटिव का एडेटिव के साथ होगा, यानी इंटरेक्शन क्या होगा? एडेटिव टू एडेटिव होगा, या डोमिनेंट टू डोमिनेंट होगा, और या एडेटिव टू डोमिनेंट या डोमिनेंट टू एडेटिव होगा। यानी ये जो इंटरेक्शन है ये खुद 3 तरह का होता है, एडेटिव टू एडेटिव, डोमिनेंट टू डोमिनेंट और एडेटिव टू डोमिनेंट या वाइस वर्सा। क्लियर? अब ये जो एडेटिव वेरिएशंस है, जब आप क्रॉप इंप्रूवमेंट यानी ब्रीडिंग करोगे, तो अगर आपने ब्रीडिंग करने के लिए आपको क्या सिलेक्शन करना पड़ेगा? ब्रीडिंग में 2 चीजें चाहिए, पहला सिलेक्शन, दूसरा जो भी चीज आपने सिलेक्ट किया वो हेरिटेबल होना चाहिए। अब जैसे सपोज करो आपने प्लांट हाइट के लिए प्लांट सिलेक्ट किया, सपोज करो आपने टोल प्लांट हाइट ली, अगर वो टोल प्लांट हाइट वाला करेक्टर जो आपने सिलेक्शन में लिया, यानी आपने जो सिलेक्ट किया, अगर वो हेरिटेबल नहीं है तो नेक्स्ट ईयर तो वो टोल रहेगा ही नहीं, कुछ अलग आ जाएगा। जब कुछ अलग आ जाएगा तो आप क्या कैसे करोगे? फिर नहीं कर पाओगे ना। क्या नहीं कर पाओगे? ब्रीडिंग नहीं कर पाओगे, इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे। तो कहता भी सिलेक्शन में हमें वो करेक्टर चाहिए जो फिक्स होता है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव ही नाल लेके साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है जी? तो कहता एडेटिव वेरिएशंस, वो कहता दिस टाइप्स ऑफ वेरिएशंस, दिस टाइप्स ऑफ वेरिएशंस फिक्स हो जाता है। किसमें फिक्स का मतलब समझते हैं ना, परमानेंट हो जाता है। तो फिक्स्ड इन सिलेक्शन। क्लियर? ठीक है। ये जो नॉन एडेटिव यानी जो डोमिनेंट वेरिएशंस है, कौन से वाला? ये डोमिनेंट वेरिएशन है। तो आपने हाइब्रिड पढ़ा, ये लो, ये हाइब्रिड है, टॉल प्लांट क्रॉस विद ड्वार्फ। भी टॉल प्लांट का किसके साथ क्रॉस किया? ड्वार्फ के साथ। तो F1 में आपके पास आया टोल, क्या आया? टोल। ठीक है। तो ये F1 में जो टोल आया, क्यों आया? क्योंकि F1 आपके साथ पास ऐसा आएगा टोल। तो ये हाइब्रिड है। तो देखो यहाँ पे क्या डोमिनेंट शो हो रहा है। क्या ये डोमिनेंट कैरेक्टर फिक्स रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये देखो, आप F2 में जाओगे तो आपके पास एक प्लांट ऐसा आएगा, 2 प्लांट ऐसे आएंगे, एक प्लांट ऐसा आएगा, यानी 75% टोल, 25% ड्वार्फ। देखो 3 प्लांट टोल, 1 प्लांट ड्वार्फ, हो गया ना। 3 का मतलब 75, 1 का मतलब 25। तो हाइब्रिड जो है उसमें डोमिनेंट वेरिएशन होता है जो सेग्रीगेट कर जाता है। तभी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा ना, भी हाइब्रिड को हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज नहीं कर सकते। आप पूछो क्यों? क्योंकि हाइब्रिड में कौन सा वेरिएशन होता है? डोमिनेट वेरिएशन होता है जो सिलेक्शन में फिक्स नहीं होता है, नेक्स्ट जनरेशन में सेग्रीगेट कर जाता है। इसलिए हम हाइब्रिड को सिर्फ एक बार ही यूज कर सकते हैं। तो कहता भी हाइब्रिड में कौन सा वेरिएशन होता है? तो हाइब्रिड में डोमिनेट वेरिएशन। तो इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड। तो ये हाइब्रिड में होता है। ठीक है, सॉरी, इट इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड। क्लियर? तो वेरिएशंस क्लियर हो गया, कितने टाइप का वेरिएशंस है। फिर आपने बोला भी वेरिएशंस 2 टाइप का है। ठीक है, जिसमें आपने बोला जेनेटिक वेरिएशंस, नॉन जेनेटिक वेरिएशन। फिर आपने बोला भी जो जेनेटिक वेरिएशंस है इसके कंपोनेंट क्या है, यानी जेनेटिक वेरिएशन अगर प्लांट में आ रहा है या पॉपुलेशन में आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है। तो ये है व्हाट इज द जेनेटिक्स।
क्लियर। अब ये जेनेटिक्स आया क्यों, या इस जेनेटिक्स का जन्म क्यों हुआ, तो देखो जॉर्ज जोहन करके एक पर्सन था, जॉर्ज जोहन मेंडल, ठीक है जी। इनका 1822 में जन्म हुआ और 1884 में क्या होगी, डेथ होगी। ये 1822 से लेके 1884 तक का जो पीरियड है इसको बोलते हैं मेंडलियन एरा। क्या बोलते हैं, मेंडलियन एरा। अब इस मेंडलियन एरा में मेंडल ने क्या रिसर्च स्टार्ट की, यहां से जेनेटिक्स आया। क्यों, अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, ये जेनेटिक्स यहां से क्यों आया। तो जो मेंडल है ना, क्या है बच्चे, जो मेंडल है इसको बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है मेंडल। क्लियर। अब मेंडल को क्यों माना फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो पहले ये बताओ बच्चे व्हाट इज द जेनेटिक्स, क्लियर हो गया। अगर मैं सिंपल क्वेश्चन बोलूं व्हाट इज द जेनेटिक्स, अब कैसे लिखोगे इस पे। अब मैं जैसे बोल देता हूं व्हाट इज द जेनेटिक्स, एक्सप्लेन इन 100 वर्ड्स, क्योंकि वहां पे वर्डिंग का बाउंडेशन रहेगा। 300 वर्ड्स में आपने 300 शब्दों में आपने अपने आंसर को कंप्लीट करना है विद रेफरेंस। रेफरेंस मतलब एग्जांपल्स, समझ गए। तब मैं जैसे आपसे बोलूं भी जेनेटिक्स क्या 150 वर्ड में लिखो, तो आप यहां से लिखना स्टार्ट करोगे भी जेनेटिक्स, तो आपने बोलोगे स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इसका फादर कौन है ये, फिर इनहेरिटेंस क्या होता है, ठीक है, उसके बाद में वेरिएशन क्या होता है, कितने टाइप का वेरिएशन होता है, ऐसे लिखना है, समझ गए ना। अब ये मेंडल भाई साहब ने क्या किया, 1822 में तो इनका बर्थ हुआ। He was started work on P, ठीक है, in 1856। तो मेंडल ने क्या किया, 1856 में वर्क स्टार्ट किया, रिसर्च वर्क स्टार्ट किया यानी, ठीक है। और 1856 में वर्क स्टार्ट करके 1863, तो 1863 तो ही वाज स्टार्टेड वर्क ऑन पी इन 1856 एंड हिज रिजल्ट, तो रिजल्ट नहीं लिखेंगे, रिजल्ट तो बाद अलग चीज है, एंड हिज रिसर्च पेपर, तो इसने अपने रिसर्च जो भी काम किया उसका एक रिसर्च पेपर लिखा, हिज रिसर्च पेपर विद टाइटल, तो जो टाइटल था वो था द एक्सपेरिमेंट इन, द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से एक रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया, तो इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसे ये क्या मतलब है, एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझो मुझे। जैसे हमने आज मैंने क्या प्रेजेंट करना स्टार्ट किया, तो मैंने ये स्टार्ट किया भी जेनेटिक्स क्या होता है, तो इसी तरह मेंडल ने भी अपने रिसर्च पेपर का टाइटल क्या दिया, द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, तो ये मेंडल का रिसर्च पेपर का टाइटल था। तो विद अपने विद टाइटल, ठीक है जी। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, ही वाज स्टार्टेड वर्क ऑन पी इन 1856 एंड हिज रिसर्च पेपर विद टाइटल वाज presented in a conference, ठीक है जी, एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किया 8 फरवरी 1865 एंड 8 मार्च 1865, दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए। जैसे पेपर एक 8 फरवरी को प्रेजेंट कर दिया, जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, और जैसे ये मान लो सपोज करो मैं मेंडल हूं, जैसे मैं प्रेजेंट करो तो ऐसे प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे मेंडल भाई साहब को कर दिया रिजेक्ट, क्या कर दिया मेंडल को, रिजेक्ट, मेंडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था उसका मैं आगे रीजन बताऊंगा। पहला, उस टाइम कम्युनिकेशन इजी नहीं था। दूसरा, मेंडल ने जो स्टडी किया ना, ये मेंडल खुद मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था, मैथ का
पर्सन था, तो इसने क्या जो भी चीजें स्टडी की उसको क्या मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर गया। अब आप अपने पे बताओ, अब मैं जैसे मेरे पे लगा लो, मेरे को मैथ का नॉलेज ही नहीं, अब कोई मैथमेटिकली मेरे को कोई समझाने की कोशिश करेगा तो क्या मैं समझ पाऊंगा? नहीं समझ पाऊंगा। तो इसे मेंडल भाई साहब भी नहीं समझ पाए, सॉरी मेंडल भाई साहब को भी लोग नहीं समझ पाए, तो मेंडल को यहाँ रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, रिजेक्ट करने के बाद 1884 में क्या हो गया? डेथ ऑफ मेंडल हो गया। मेंडल भाई साहब बेचारा मर गया। ठीक है, उसके बाद आफ्टर 16 ईयर ऑफ डेथ, आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ डेथ, तो मरने के 16 साल के बाद इन 19, क्योंकि 16 देखो 84 में मरा 16 साल के बाद, तो इन 19, तो 19 में क्या हुआ? 3 साइंटिस्ट थे, ऑल 3 साइंटिस्ट बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री। पहला साइंटिस्ट था कार्ल कोरेंस। ये जो कार्ल कोरेंस था ये जर्मनी का था, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं जर्मनी। ठीक है, अब कार्ल कोरेंस जर्मनी का था और इसने क्या किया? वर्किंग ऑन मेज, तो इसने वर्क ऑन मेज किया। फिर एक साइंटिस्ट था डी बेरीज, पूरा नाम हुगो डी बेरीज। अब ये हुगो डी बेरीज दो था, ये था कहां का? हॉलैंड का था, तो ये हॉलैंड कंट्री का था। और इसने जो काम किया वर्क ऑन इवनिंग प्राइम रोज, ये इवनिंग प्राइम रोज एक प्लांट है उस पर काम किया। और थर्ड जो था वो था सेमाक। ठीक है, तो थर्ड साइंटिस्ट कौन था? सेमाक। अब ये जो सेमाक था, ठीक है, तो सेमार्क ये था ऑस्ट्रिया का। मेंडल खुद कौन सी कंट्री का था? ऑस्ट्रिया से था। वर्किंग ऑन मेनी प्लांट, अलग अलग प्लांट पे काम किया। यहां तक समझ आ गया बच्चे? पहले तो मैसेज ड्रॉप करो। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट पे काम किया इन्होंने। अब ये देखो तीनों अलग अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। अब ये तो अलग कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं, अपने विद इन इंडिया में ले लो। अब जैसे मान लो कोई बच्चा हरियाणा में, कोई पंजाब में, कोई राजस्थान में, या कोई तमिलनाडु में है, या कोई केरला में है, तो क्या वो एक दूसरे को जान रहे हैं? अगर अलग फील्ड के तो नहीं जान रहे। हाँ, अपने एग्रीकल्चर फील्ड से तो मे भी जान सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है वो एक दूसरे को जान रहे। अब ये तो भी अलग कंट्री में तो एक दूसरे को नहीं जान रहे। इसका मतलब क्या हुआ? तीनों ने अलग अलग काम किया, इंडिविजुअल काम किया। तीनों ने जो अलग अलग काम किया था, तीनों का सेम रिजल्ट आया, यानी इनका भी वही रिजल्ट आया जो मेंडल ने यहाँ पे बताया था, या मेंडल ने इन दो प्रेजेंटेशन में बताया था, एक 8 फरवरी और एक 8 मार्च वाली प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पे जो मेंडल ने बताया वही सेम रिजल्ट इनका आया। समझ गए? तो फिर मेंडल को फादर माना गया। अब देख लो, मरने के 16 साल के बाद फादर माना उसको। और वर्क कब स्टार्ट किया? 56 में स्टार्ट किया, 65 में उसने प्रेजेंट किया। इसका मतलब 35 साल तक तो मेंडल को कोई जान ही नहीं रहा था, यानी प्रेजेंट करने, देखो 65 है ना, 65, तो 65 से 1900 तक कितने हो गए? 35 साल हो गए ना। तो 35 ईयर तक तो मेंडल को किसी ने पहचाना ही नहीं। 1900 में जाके पता चला भी ओ तेरी नू, ये तो जेनेटिक्स के फादर साहब है। तो ऐसे मेंडल को रिकॉग्नाइजेशन मिला। 19 अपने मरने के 35 साल तक को मेंडल को किसी ने आइडेंटिफाई नहीं किया भी कौन है मेंडल। ठीक है, तो ये जो 3 साइंटिस्ट थे ना, तो मैं एक बार एक पॉइंट दे देता हूं यहां पे। इन्होंने क्या किया? रीडिस्कवर किया, रीडिस्कवर द मेंडल प्रिंसिपल। ठीक है, इन 19 बाई 3 साइंटिस्ट। समझ गए यहां तक? अब देखो ध्यान से, अब इन्होंने रीडिस्कवर किया तो क्या किया? ऑल 3 साइंटिस्ट
वर्क इंडिविजुअली वर्क किया एंड फाइंड सेम रिजल्ट ऑफ मेंडल्स। तो जो मेंडल के रिजल्ट से वही इन्होंने क्या किए, फाइंड किए। तो यहाँ पे आके मेंडल को क्या मान लिया, फादर मान लिया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता भी, आपने खुद देखा 1865 में मेंडल ने पेपर प्रेजेंट किए, 1900 में मेंडल को रिकॉग्नाइजेशन मिला। तो इतने दिनों तक मेंडल अनरिकॉग्नाइज क्यों रहा, या मेंडल को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं मिली? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन को अभी, मेंडल पब्लिश हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन 1865 बट फॉर सेवरल रीजंस इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 19। ठीक है, तो अपने लिखेंगे मेंडल पब्लिश हिज वर्क इन 1865 बट अनरिकॉग्नाइज। तो अनरिकॉग्नाइज रहा मेंडल। ठीक है, तो अनरिकॉग्नाइज टिल 19। क्यों रहा अनरिकॉग्नाइज, क्या वजह थी? तो ये क्वेश्चन बनता आपका यहां से। तो मैं पॉइंट्स लिखूंगा, पहली वजह क्या थी देखो। तो देखो आज और उस टाइम में फर्क देखो क्या, 1900 की बात, 1900 पहले की बात हो रही है। तो उस टाइम पे सोशल मीडिया, मास मीडिया या गूगल या मेल नहीं था। तो उस टाइम क्या, जो कम्युनिकेशन था वो बहुत टफ था। तो पहला क्या था, बी कम्युनिकेशंस इज नॉट इजी। तो उस टाइम क्या, कम्युनिकेशन इजी नहीं था। सेकंड, मेंडल यूज ट्रम फैक्टर, और ये फैक्टर बाद में क्या बना, जीन। तो ये मेंडल ने ये टर्म यूज की थी, और उस टाइम जीन के बारे में लोगों को नहीं पता था, या जो भी साइंटिस्ट थे उनको नहीं पता जीन क्या होता है। तो मेंडल ने क्या, जीन टर्म यूज किया। उस टाइम तक क्या क्या, जीन जो यूनिट था वो अननोन था। ठीक है, तो मेंडल यूज टर्म फैक्टर या जीन, और दैट टाइम जीन आर नॉट आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाई नहीं था जीन। थर्ड, मेंडल हिज वर्क एक्सप्लेन इन मैथमेटिक्स टूल। तो मैथमेटिक्स में उसने अपने रिसर्च को क्या किया, एक्सप्लेन किया। तो जब मैथ में एक्सप्लेन करेगा तो कैसे समझ आएगा, क्या आएगा? ठीक है, तो ये रीजन थे। अब जब मैथमेटिक्स में उसने एक्सप्लेन किया तो जो बायोलॉजी के साइंटिस्ट थे उनके समझ से बाहर चल गया ये मामला। कौन सा मामला? भी ये जीन है क्या। तो समझ आ गया बच्चे यहां तक? तो हमारा एक पॉइंट क्लियर हो गया, ये जेनेटिक्स क्या होती है और जेनेटिक्स आया कैसे। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मेंडलिज्म्स। ठीक है जी, तो मेंडलिज्म्स, अब मेंडल्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मेंडल्स ने देखो क्या किया, पॉइंट्स वाइज लिखते जाना है। पहला पॉइंट्स, ही वाज वर्किंग ऑन गार्डन पी। तो इन्होंने किस पे काम किया, गार्डन पी पे काम किया। तो ही वाज वर्किंग ऑन गार्डन पी, और गार्डन पी का नाम क्या होता है बच्चे, पाइसम स्टाइवम। ठीक है, और इसके जो क्रोमोजोम नंबर है वो 14 होते हैं। समझ गए? तो मेंडल ने किस पे काम किया, गार्डन पी पे किया। 14 क्रोमोजोम होते हैं। अब मेंडल ने टोटल जो पॉइंट स्टडी किया, यानी कैरेक्टर्स, टोटल 7 कैरेक्टर्स। तो मेंडल ने 7 कैरेक्टर, टोटल 7 कैरेक्टर
स्टडीड बाई मेंडल। तो मेंडल ने कितने करेक्टर स्टडी किए? 7 करेक्टर स्टडी किए, ऑल 7 करेक्टर्स। अब यहां से देखो, वो आगे आपने एक छोटी क्लास में कभी पढ़ा होगा ना, बी मेंडल वर्क आर पॉपुलर या मेंडल आर सक्सेस। तो क्यों हुआ मेंडल सक्सेस, यानी रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो मेंडल ने जो सक्सेस के पीछे रीजन, पहला तो ये तभी 7 करेक्टर लिए। अब चलो मैं इस पॉइंट को हटा देता हूं। और जो 7 करेक्टर थे ना, तो मेंडल स्टडीड 7 करेक्टर्स एंड ऑल 7 करेक्टर्स। तो जो सारे 7 करेक्टर थे ना, कंट्रोल बाई सिंगल जीन, एक जीन से कंट्रोल हो रहे थे, यानी मोनोजेनिक थे। सारे 7 के साथ एक से नहीं हो रहे थे, यानी ईच करेक्टर कंट्रोल्ड बाई 1 जीन। अगर यहाँ पे आपको कंफ्यूजन है तो ऑल 7 करेक्टर कंट्रोल्ड बाई सिंगल जीन। अब सिंगल जीन यानी मोनोजेनिक थे। अब यहां का मतलब ये नहीं 7 एक से कंट्रोल हो रहे थे, यानी इसका मतलब ये है भी ईच करेक्टर कंट्रोल बाई 1 जीन, एक जीन से हो रहा था। समझ गया? अब मेंडल ने देखो 7 करेक्टर स्टडी किए, और ये 7 करेक्टर जो है मोनोजेनिक थे। अब और क्या फायदा? देखो 14 क्रोमोजोम है, अगर 14 के 14 क्रोमोजोम को स्टडी करना है तो थोड़ा टफ है। अब आप आपके का एग्जांपल ले लो, मैं मेरा, अब हमें ज्यादा काम मिल जाएगा तो क्या आप अच्छी तरीके से काम कर पाओगे? अब जैसे मैं आपको बोल देता हूँ भी एक किताब पूरे एक दिन में पढ़नी है, तो क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अब वही मैं बोलूँ एक टॉपिक करना, तो आप अच्छे से कर पाओगे। अब मेंडल ने 14 क्रोमोजोम थे टी पे, ठीक है। अब मेंडल ने जब स्टडी किया तो 14 क्रोमोजोम जब मेंडल ने स्टडी किए तो वो सारे क्रोमोजोम पे नहीं थे, ये 7 करेक्टर सिर्फ 4 क्रोमोजोम पे था। तो हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? वी ऑल 7 करेक्टर। तो जो 7 करेक्टर थे प्रेजेंट ओनली 4 क्रोमोजोम, 4 क्रोमोजोम पे थे। और वो 4 क्रोमोजोम कौन थे? वो हम लिख देंगे ब्रैकेट में। तो 4 क्रोमोजोम पे थे। अब वो क्रोमोजोम हम लिख देंगे ब्रैकेट में भी कौन से थे, ठीक है। 1 मिनट यार, यहाँ एक और वो आएगा। अब वो 4 क्रोमोजोम कौन से थे? देखो 1, 4th, 5th एंड 7th, ठीक है। यानी 1st, 2nd, 5th एंड 7th ये थे, ठीक है। क्लियर? क्लियर यहां तक? अब ये 7 करेक्टर क्या है, इसका हम बना देंगे टेबल। तो टेबल मेरे को थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए। अब मेंडल ने जो 7 करेक्टर्स लिए उनका क्या बना देंगे हम? टेबल्स बना देंगे। अब मेंडल ने जो 7 करेक्टर लिए उनको 2 क्लास में डिवाइड किया, डोमिनेंट क्लास और रिसेसिव क्लास। किसमें डिवाइड किया? 2 क्लास में डिवाइड किया, डोमिनेंट क्लास और रिसेसिव क्लास, ठीक है जी। आप पढ़ते हैं ना डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर। तो पहली है डोमिनेंट करेक्टर और दूसरा है रिसेसिव, और तीसरा लेंगे हम क्रोमोजोम, यानी कौन सा करेक्टर किस क्रोमोजोम पे। तो पहला करेक्टर ले रहे हैं हम प्लांट हाइट, और ये कई बार प्लांट हाइट वर्ड यूज ना होके आ जाता है स्टेम लेंथ। तो आपने पढ़ा ना टोल, प्लांट हाइट क्या होगा? टोल। तो टोल किस टाइप का करेक्टर? डोमिनेंट, ठीक है। उसी तरह से ड्वार्फ, ड्वार्फ किस टाइप का करेक्टर? रिसेसिव। तो ड्वार्फ किस टाइप का करेक्टर? रिसेसिव। और किस क्रोमोजोम पे है? 4th क्रोमोजोम पे ये करेक्टर था, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट करेक्टर जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन, या मेंडल ने क्या लिया? फ्लावर पोजीशन दिया। अब फ्लावर पोजीशन में जो एक्जिल फ्लावर है, यानी एक्जिल पोजीशन डोमिनेंट, टर्मिनल, टर्मिनल पोजीशंस रिसेसिव, ये भी किस पे था? 4th क्रोमोजोम पे था, ठीक है। उसके बाद में थर्ड करेक्टर ले रहे हैं हम शेप ऑफ पोड या पोड शेप।
पोड शेप। अब मेंडल ने दो पोड शेप ली, राउंड और इनफ्लेटेड और कॉन्ट्रस्टिक अपने कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो इनफ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो इनफ्लेटेड डोमिनेंट, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो था वो क्या था, रिसेसिव था। और ये भी किस पे था, फोर्थ क्रोमोसोम पे। तो तीन कैरेक्टर मेंडल के थे फोर्थ क्रोमोसोम पे। अब नेक्स्ट कैरेक्टर ले रहे हैं हम पोड कलर। पोड कलर, अब मेंडल ने पोड कलर में दो कैरेक्टर लिए, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन पोड कलर डोमिनेंट, येलो पोड कलर रिसेसिव, और ये किस पे था, फिफ्थ क्रोमोसोम पे था। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर मेंडल ने स्टडी किया सीड शेप, यानी सीड किस टाइप का था, शेप ऑफ सीड या सीड शेप। तो राउंड मेंडल ने बोला डोमिनेंट, रिंकल मेंडल ने बोला रिसेसिव। तो अपने राउंड कैरेक्टर डोमिनेंट, रिंकल, रिसेसिव, और ये किस पे था, सेवंथ क्रोमोसोम पे था। उसके बाद में नेक्स्ट सीड कलर। अब सीड कलर में मेंडल ने दो लिए, और सीड कलर में क्या लिए, येलो एंड ग्रीन। तो येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव, और ये था फर्स्ट क्रोमोसोम पे, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट है फ्लावर कलर। तो सेवंथ कैरेक्टर कौन सा लिया मेंडल ने, फ्लावर कलर। अब फ्लावर कलर में देखो क्या लिया, तो फ्लावर कलर में लिया वॉयलेट कलर डोमिनेंट, वाइट रिसेसिव, और ये किस पे था, फर्स्ट क्रोमोसोम पे था। तो स्क्रीन का प्रूफ रीडिंग लो बच्चे, ठीक है जी। यहां तक क्लियर हुआ, मैसेज ड्रॉप कर दो और स्क्रीन का प्रूफ रीडिंग ले लो। हाँ जी बच्चे, अजय मैसेज ड्रॉप कर दो यार, भी यहां तक क्लियर हो गया। वैसे मैं आज ग्रुप बना दूंगा। और एक चीज, मैं ठीक पढ़ाता हूँ यार, मैं खुद ही पूछ लेता हूँ जितना मैं कराऊंगा उतना ही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। उसके अलावा सिर्फ एक काम करना है, राइटिंग पे काम करना, राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है। समझ गए ना मेरी बात को। और बिल्कुल ऑथेंटिक पढ़ाऊंगा, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, और कंटेंट मैं विद इन ऐप में दूंगा आपको। तो वहां से आप देख देख के अपनी प्रैक्टिस करना है, और अच्छा नोट्स दूंगा विद इन ऐप में भी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 11 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस मेरा एमएससी और पीएचडी और ये जो है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। तो हम जैसे आप बहुत से बच्चे एचयू से पढ़े या और अदर यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो वहां पे क्या हमें डिस्क्रिप्टिव अच्छा पढ़ाया जाता है। तो हमारा क्या डिस्क्रिप्टिव माइंड सेट है। अब जैसे मेरे को डिस्क्रिप्टिव पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो प्रूफ रीडिंग हो गया। तो ये कुछ मेंडल ने स्टडी किया, और ये कुछ स्टडी करके मेंडल ने दे दिए प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, या ओब्ली करके हम ब्रैकेट में लिख देंगे मेंडल प्रिंसिपल। तो ये कुछ मेंडल ने दे दिया भाई। अब देखो मेंडल ने क्या कुछ दिया। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और सेग्रीगेशन का दूसरा नाम है बच्चे लॉ ऑफ प्योरिटी, लॉ ऑफ प्योरिटी। तीसरा नाम है इसका, तीन नाम है इसके, ठीक है। कितने नाम है, तीन नाम है। और थर्ड दिया मेंडल ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कुछ मेंडल ने अपनी स्टडी से कंक्लूड कर दिया।
ठीक है जी। कौन से सब्जेक्ट में एमएससी है जो किए इसे, कौन से सब्जेक्ट और कब किया? तो फिर मेरी यूनिवर्सिटी का निकल गया यार, मैं तो तेरे को कुछ और समझ रहा था। ये गढ़ पहले बताया नहीं तेने यार, कौन से सब्जेक्ट में और कब किया? एग्रोमेट 2024। अच्छा अभी पास आउट हुआ है तो हम तो पुराने यार, 2018 के पास आउट है पीएचडी, और बीएस एमएससी 2014 के पास आउट है, 10 साल पहले एमएससी कर। ठीक है, गुड, शाबाश। चलो अपने पॉइंट पे आओ। तो ये कुछ किया। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ और चीजों को समझना पड़ेगा। अब इन चीजों को समझाने के लिए मेंडल ने बनाया हाइब्रिड। क्या बनाया मेंडल ने? हाइब्रिड। ठीक है, तो मेंडल ने बनाया हाइब्रिड। पहले मैं पॉइंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया, तो मेंडल एक्सपेरिमेंट टेक्निक्स। तो मेंडल ने क्या किया, देखो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मेंडल ने किया सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स। क्या सिलेक्ट किया? सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स। ठीक है जी। अब मेंडल ने जो सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स किया, तो उसमें क्या किया, तो इसके हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे। टोटल 14 वेराइटी ऑफ पी आर सेलेक्टेड। ठीक है जी। और ये 14 वेराइटी क्या, ऑल 14 वेराइटी, ये 14 वेराइटी क्या थी? ट्रू लाइन। ट्रू लाइन का मतलब होता है प्योर लाइन। ठीक है जी, तो प्योर लाइन थी। क्लियर? तो पहला मेंडल ने बोला किया सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स। अब ये सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स करने के बाद में सेकंड स्टेप्स क्या किया मेंडल ने? कंटिन्यू सेल्फिंग इन सिलेक्टेड ट्रू लाइन। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड ट्रू लाइन थी उनमें क्या की? सेल्फिंग की। ठीक है, फॉर सुटेबल हेरिटेबल ट्रेड्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या किया मेंडल ने? तो थर्ड किया मेंडल ने हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिडाइजेशंस, यही नाम रखा था उसने, हाइब्रिडाइजेशंस बिटवीन प्योर लाइन। तो जो प्योर लाइन थी ना, उनमें हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग की। ठीक है जी। अब क्रॉसिंग करने के स्टेप्स है। सबसे पहले मेंडल ने लिया पी। अब देखो पी क्यों लिया मेंडल ने भी, तो पी क्या बचे? सेल्फ पोलिनेटेड है। जब सेल्फ पोलिनेटेड है, तो जो सेल्फ पोलिनेटेड होते हैं ना, वो प्योर लाइन होते हैं, अपने आप में ही प्योर लाइन होते हैं। ये मैं ब्रीडिंग में डिटेल में समझाऊंगा भी प्योर लाइन क्या है। तो यहाँ तो मैं एक बार टर्म यूज कर रहा हूँ, आप भी टर्म याद रखो। ब्रीडिंग में हमको डिटेल में प्योर लाइन ब्रीडिंग मेथड है। तो ये जो सेल्फ पोलिनेटेड जो क्रॉप है ना, ये क्या होती है? अब मेंडल ने सेल्फ पोलिनेटेड क्यों लिया, विक्रॉस पोलिनेटेड क्यों नहीं लिया? तो मेंडल ने क्या बनाना था? हाइब्रिड बनाना था। अब मेरी पे लगा लो पहले एग्जांपल। अगर मान लो मेरा नेचर किसी को डिस्टर्ब करना है, तो मैं डिस्टर्ब करूंगा। क्या आप आइडेंटिफाई कर लोगे भी किस लेवल तक डिस्टर्ब किया? नहीं की कर पाओगे, क्योंकि मेरा नेचर ही उसी टाइप का है। लेकिन अब उल्टा कर दो भी, मेरा नेचर नहीं किसी को डिस्टर्ब करना, लेकिन अगर मैं डिस्टर्ब कर दिया किसी के, तो मैं पकड़ा जाऊंगा ना, आइडेंटिफाई हो जाऊंगा। अब अगर मेंडल क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप ले लेता, तो मेंडल ने तो खुद क्रॉसिंग करना था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है क्रॉसिंग। अब मेंडल ने तो खुद क्रॉसिंग करना था। अब मेंडल ने क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट ले लिया, अगर वो खुद क्रॉस पोलिनेशन कर जाता तो मेंडल कैसे आइडेंटिफाई करता? इसलिए मेंडल ने क्रॉसिंग करने के लिए सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट लिया, और वो इसलिए लिया भी उसको इजिली आइडेंटिफाई कर सके। अब इसको हाइब्रिडाइजेशन के डिफरेंट स्टेप्स हैं, और कौन कौन से स्टेप्स हैं? पहला इमस्कुलेशंस। क्या मतलब होता है? तो इमस्कुलेशन का मतलब रिमूव द
एंथर, ठीक है जी, फ्रॉम हर्मेफेरोडाइट फ्लावर। और पी में कौन सा फ्लावर होता है? हर्मेफेरोडाइट फ्लावर होता है, हर्मेफेरोडाइट फ्लावर, ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उसमें आपने एंथर रिमूव किया, तो इमस्कुलेटेड फ्लावर यूज एज ए फीमेल, एज ए फीमेल यूज करेंगे। और वो कहता है इमस्कुलेशन क्यों करते हैं? तो इमस्कुलेशन इसलिए करते हैं भी वो क्रॉस सेल्फिंग ना कर जाए। क्या ना कर जाए? सेल्फिंग ना कर जाए। तो कहता है इमस्कुलेशन मींस प्रिवेंटिंग द, ठीक है जी। तो कहता है इमस्कुलेशन मींस, वो कहता प्रिवेंटिंग द, इट इज प्रिवेंटिंग द सेल्फ पोलिनेशन। तो ये सेल्फ पोलिनेशन को रोकेगी। आपसे पूछे जाए इमस्कुलेशन किस में करते हैं, तो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप में भी कर लेते हैं, क्रॉस पोलिनेटेड में भी कर लेते हैं, और ऑफन क्रॉस में भी कर लेते हैं। समझ गए? तो सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉस पोलिनेटेड और ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड तीनों में कर लेते हैं, लेकिन प्राइमरी किस में है? सेल्फ में। तो हाइब्रिड बनाने के लिए मेंडल ने क्या किया? इमस्कुलेट किया। अब इमस्कुलेट जो फ्लावर था उसकी क्या करती? बेगिंग। बेगिंग मतलब उस पर बटर बेग लगा दिया। वो कहता बेगिंग मींस, वो कहता कवरिंग ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर, कवरिंग ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर बाई बटर बेग। बटर बेग आते, अगर आप यूनिवर्सिटी में देखा होगा तो जब आप ब्रीडिंग डिपार्टमेंट या ब्रीडिंग का जो फील्ड है ना, रिसर्च फार्म, वेजिटेबल का रिसर्च फार्म है, तो वहां देखेंगे बहुत सी क्रॉप के ऊपर व्हाइट व्हाइट लिफाफे चढ़ाए होते हैं, वो बेगिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। तो बटर बेग फॉर किस लिए करेंगे? रोकेंगे। किसको रोकेंगे? प्रिवेंटिंग ऑफ एंट्री ऑफ अननोन पोलन। तो जो अननोन पोलन है उसकी एंट्री को रोकने के लिए क्या करेंगे? बेगिंग कर देंगे। अब बेगिंग कर दिया, फिर उसके बाद टैगिंग करेंगे, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना कौन सा फ्लावर है। टैगिंग के बाद करेंगे क्रॉसिंग। तो मेंडल ने इस ऐसे हाइब्रिड बनाए, तो क्रॉसिंग, वो कहता क्रॉसिंग मींस ट्रांसफर ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ इमस्कुलेटेड फ्लावर। तो जो इमस्कुलेटेड फ्लावर है उसकी स्टिग्मा पे क्या कर दिया? पोलन ट्रांसफर कर देंगे बाई हैंड, हाथ से करेंगे। दोबारा स्टेप्स पढ़ो भी। मेंडल ने अपना जो प्रिंसिपल है उनको कैसे स्टडी किया, तो मेंडल ने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट स्टेप्स है, जिसमें पहला स्टेप्स है सिलेक्शंस, दूसरा स्टेप्स है कौन अपने कॉन्टिन्यू सेल्फिंग फॉर हेरिटेबल ट्रेड्स, फिर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स है इमस्कुलेशन, ठीक है। इनका वर्डिंग चेंज करते हैं। इमस्कुलेशन क्लियर। इमस्कुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो बेगिंग है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो है आपका टैगिंग। टैगिंग का मतलब आप समझते हैं, आइडेंटिफाई, पता नहीं लगेगा ना क्या है, हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप्स, अभी मस्कुलेट करके क्रॉसिंग कर दिया। अब जो फोर्थ स्टेप है वो क्या है? ठीक है, सीड इकट्ठे करेंगे। तो ऑब्टेन F1 सीड या ऑब्टेन द सीड ऑफ F1, ऑब्टेन द सीड ऑफ F1। अब F1 के सीड ले लिए, उसके बाद में ग्रो करेंगे, ग्रो F2 जनरेशंस। तो ऐसे मेंडल ने अपना रिसर्च किया। तो ग्रो F2 जनरेशंस, तो F2 जनरेशन तक ग्रो कर लिया। अब देखो मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने सपोज करो एक प्लांट है, ये टोल प्लांट है, ठीक है, और मेंडल ने बोला भी कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर्स। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूं। मेंडल ने क्या बोला? कैरेक्टर, कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, और ये फैक्टर बाद में बड़ा होके क्या बन गया? जीन।
तो कैरेक्टर कंट्रोल बाय फैक्टर या जीन, ठीक है जी। तो टोल प्लांट, अब ये टोल प्लांट क्या है, अब एक चीज को पल्ले बांध लो, मतलब ध्यान में रखना, अगर जीन का नाम पूछा जाए भी जीन कौन सा है, तो जैसा करेक्टर वैसा जीन। अब यहाँ करेक्टर क्या, टोल, तो जीन है टी जीन, ये टी जीन जो टोल फैक्टर कंट्रोल करेगा। उसी तरह ड्वार्फ प्लांट, ड्वार्फ प्लांट को कौन कंट्रोल करेगा, रिसेसिव। अब डोमिनेंट जीन को हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, मैं इधर लिख देता हूं, डोमिनेंट जीन को किस में लिखते हैं, तो डोमिनेंट जीन को लिखते हैं हम कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर में। और रिसेसिव जीन को किस में लिखते हैं हम, रिसेसिव जीन को लिखते हैं हम स्मॉल लेटर में। तो स्मॉल लेटर में क्या लिखेंगे, रिसेसिव जीन लिखेंगे, समझ गए। अब ये रिसेसिव जीन है आपका, और उधर मेंडल ने क्या बोला, एलील वर्ड यूज किया मेंडल ने। ये एलील क्या है, तो अल्टरनेट कॉपी है, तो अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन, समझ गए। तो अब ये कुछ किया, अब सपोज करो ये एक प्लांट बना लेता हूं मैं, ये पी का प्लांट है, ठीक है, ये पी प्लांट है। अब इस पी प्लांट में, पी में किस कलर के फ्लावर आते हैं, व्हाइट कलर के या वॉयलेट कलर के फ्लावर, ये फ्लावर है पी का, सॉरी ऐसे नहीं होता पी का फ्लावर, पी का फ्लावर होता है ऐसे, ये पी का फ्लावर है, ठीक है, ये उसकी स्टिग्मा है, ये उसके एंथर है, ये है मेल, इसको हमें फीमेल यूज करना है। तो पीछे क्या लिखा आपने, ये वर्डिंग पढ़ो, जिसको हम फीमेल इमस्कुलेट करेंगे उसको एज ए फीमेल यूज करेंगे। तो इस प्लांट में हम क्या कर देंगे, या मेंडल ने क्या किया, इस प्लांट में किया इमस्कुलेशंस। अब इमस्कुलेशंस कर लिया, अब ये जो इमस्कुलेशन वाला एज ए फीमेल यूज किया, और एज ए फीमेल किसको यूज किया, जो टोल प्लांट था, ठीक है। तो इमस्कुलेटेड, और ये कौन सा प्लांट था, टोल प्लांट था। टोल प्लांट मतलब ये था। उसी तरह एक और प्लांट है, ये छोटा बना देते हैं हम, सपोज करो सेकंड प्लांट ये था, ठीक है, और ये इसका फ्लावर है, ठीक है, ये इसका फ्लावर है, इसमें इमस्कुलेट नहीं करेंगे। ये ड्वार्फ प्लांट है, ये क्या है, ड्वार्फ प्लांट है, और इसके जो ड्वार्फ प्लांट है इसको यूज करना है एज ए मेल, जिसको मेल यूज करेंगे इसको इमस्कुलेट नहीं करेंगे। और ये ड्वार्फ प्लांट किससे कंट्रोल हो रहा था, स्मॉल टी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, भी ऐसे किया मेंडल ने, अब इसका इसके साथ क्या करा दिया, क्रॉस करवा दिया, क्रॉस करवा दिया, तो मेंडल को जो प्लांट मिला F1, तो F1 में मिला टोल, क्यों मिला, क्योंकि F1 में आया ये, तो टोल, सारे के सारे टोल यानी एक जैसे मिले, मतलब यूनिफॉर्म। फिर F1 से मेंडल गया F2 में, तो F1 के सीड हार्वेस्ट, देखो पहले क्या किया आपने, मेंडल ने प्लांट सेलेक्ट किए, 14 वेराइटी सिलेक्ट की, उस 14 वेराइटी की सेल्फिंग करके उसका कैरेक्टर फिक्स किया। फिर उसके बाद में मेंडल ने क्या किया, हाइब्रिड किया, मतलब क्रॉस बनाया, हाइब्रिडाइजेशन किया। हाइब्रिडाइजेशन में पहले इमस्कुलेट किया, जिस प्लांट को इमस्कुलेट किया उसको एज ए फीमेल यूज किया, फिर जिसको नहीं किया उसको एज ए मेल यूज किया। इमस्कुलेटेड फ्लावर पे बेगिंग की, बेगिंग के बाद क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग के बाद F1 का सीड हार्वेस्ट किया, ऑब्टेन सीड ऑफ F1, फिर F2 ऑब्टेन किया। क्लियर। अब यहाँ क्या देख रहे हो, देखो यहाँ मैं देखो दो वर्ड लिख रहा हूँ, जिसमें दो लेटर लिखे मैंने, कैपिटल स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल। क्या मतलब हुआ, तो यहाँ दोबारा आपने बोला एलील क्या था, अल्टरनेट कॉपी ऑफ ए जीन है, और टू एलील ऑफ ए जीन होते हैं, यानी एक जीन के कितने हैं, टू एलील ऑफ ए जीन, एक जीन के दो एलील होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो टोल प्लांट है वो होगा ऐसा, और जो ड्वार्फ प्लांट है वो होगा ऐसा। क्लियर। अब मेंडल ने क्या किया, ये क्या आ गया अभी, तो देखो भी मेंडल ने क्या किया, तो मेंडल ने क्या किया, जो टोल प्लांट था ना, टोल प्लांट का क्रॉस किया ड्वार्फ के साथ, ठीक है जी। और जो टोल प्लांट था वो था आपका ये ड्वार्फ प्लांट था, ये यही था। यहां से गैमेट बनेगा बच्चे, ये यहां से गैमेट बनेगा ये,
अब ये दोनों गेमेट क्या होंगे, फ्यूज होंगे। तो ये तो हो गए पेरेंट्स, ये क्या हो गए पेरेंट्स, और ये हो गए आपके गेमेट, ठीक, आपके मतलब प्लांट के, ठीक है। और ये हो गया F1, और F1 में सारे क्या टोल, फिर आएगा F2, ठीक है। अब F2 में देखो क्या आएगा, अब F2 में क्या देखोगे आप, ठीक है। तो F2 में मेल गेमेट बनेंगे, फीमेल गेमेट बनेंगे, एक ऐसा बनेगा, एक ये कैसे बनेगा आगे सिखाऊंगा आपको, ठीक है। एक बार मैं प्रिंसिपल पे जाना चाह रहा हूं। तो ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ फ्यूज होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। तो क्या देख रहे हो, जो F2 में देखो ये प्लांट टोल, ये टोल, ये टोल, ये तीनों टोल हो गए ना, देखो ये भी टोल, ऐसा टोल है तो ये ऐसा तो भी टोल। तो यहाँ पे तीन प्लांट का टोल। अब दिखने में कौन कैसा, उसको बोलते हैं फिनोटाइप। क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइप बोलते हैं। और जेनेटिक मेकअप कैसा, उसको बोलते हैं जीनोटाइप। उसको क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, सॉरी फिनोटाइप, हो गया। तो फिनोटाइप दिखने में कौन कैसा, तो दिखने में तीन प्लांट टोल, एक प्लांट ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है आपका 3:1, क्या आया 3:1। और दिखने में जेनेटिकली प्लांट कैसे, तो एक प्लांट का जेनेटिक मेकअप ये, एक प्लांट का जेनेटिक मेकअप ये, एक ऐसा, इस टाइप के जेनेटिक मेकअप वाला एक प्लांट, इसके टाइप वाला दो प्लांट, ये किया मेंडल ने। यहां से मेंडल ने अपना प्रिंसिपल देने स्टार्ट किए। तो पहले ये बताओ बच्चे, यहां तक समझ आ गया। अब मैं जा रहा हूं प्रिंसिपल पे, क्योंकि प्रिंसिपल में मैं इसी को लेके चलूंगा, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो समझ आ गया तो मैसेज ड्रॉप कर दो। अब हम जा रहे हैं प्रिंसिपल में, ठीक है। अब प्रिंसिपल हमने बोला भी मेंडल ने दिया 3 प्रिंसिपल दिए, जिसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, तो मैं यही समझा देता हूं। पहला तो हेडिंग लगाओ, प्रिंसिपल ऑफ मेंडल या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ये कुछ दिया मेंडल, ये लो जी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहला प्रिंसिपल दिया डोमिनेंस, और मेंडल ने क्या दिया, कंप्लीट डोमिनेंस दिया। क्या दिया मेंडल ने, कंप्लीट डोमिनेंस। तो देखो डोमिनेंस का मतलब क्या है, यहां अब देखो यहाँ पे कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब ये जो कैपिटल टी है ये तो टोल को कंट्रोल कर रहा है, और स्मॉल टी है जो ड्वार्फ को कंट्रोल कर रहा है, यही है। लेकिन यहां अगर आप देख रहे हो तो एक ही दिख रहा है, या एक कंपोनेंट एक्सप्रेस हो रहा है। तो मेंडल ने क्या बोला, भी दो अलग है, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन। अब ये जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस है, इसमें सिर्फ एक करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, वो भी कंप्लीटली एक्सप्रेस हो रहा है। तो कहता कंप्लीट डोमिनेंस मींस इन F1, ये F1 है, या अपने लिख देंगे हेट्रोजाइगोट। तो जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस में, इन F1 हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस ओनली वन एलील कंप्लीटली एक्सप्रेस इट सेल्फ। और कौन सा एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेट, ठीक है। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं हम डोमिनेट, या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूं, वो कहता है डोमिनेंस मींस वो कहता है एक्सप्रेस इट सेल्फ, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं डोमिनेंस मींस एक्सप्रेस इट सेल्फ इन हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस। और हेट्रोजाइगोटिक कंडीशन मतलब F1।
तो जो F1 में एक्सप्रेस होगा उसको बोलेंगे हम डोमिनेंट, F1। समझ गए? तो मेंडल ने पहला दिया डोमिनेंस, और मेंडल ने कौन सा दिया? कंप्लीट डोमिनेंस। जो एक्सप्रेस हो रहा है वो डोमिनेंट है, यानी ये कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट है, क्योंकि ये क्या हो रहा है? एक्सप्रेस हो रहा है। और दूसरा ये क्या कर रहा है? स्मॉल टी को मास्क कर रहा है। ठीक है, जो स्मॉल टी है ये है रिसेसिव। अब रिसेसिव का क्या मतलब हुआ? जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा वो है रिसेसिव। जैसे मैं आगे लिखता हूं वी रिसेसिव, तो वो कहता है रिसेसिव मीन्स इट इज नॉट एक्सप्रेस इन F1, ब्रैकेट में लिख देंगे हम हेट्रोजाइगोट, या विच करेक्टर मास्क बाई डोमिनेंट एलील इन F1। तो जो डोमिनेंट की वजह से F1 में जो मास्क हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम? रिसेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिसेसिव। ठीक है, तो रिसेसिव बोलते हैं। अब मेंडल ने इस बेसिस अपने प्रिंसिपल दिए, तो पहला क्लियर हो गया। डोमिनेंट क्या है? तो आपने बोला भी डोमिनेंट का मतलब है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी मेंडल ने यहां बोला भी F1 में जो एक्सप्रेस हो रहा है कौन हो रहा है? कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी डोमिनेट, और जो नहीं हो रहा वो रिसेसिव। क्लियर? उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल दिया मेंडल ने, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग होना। लॉ ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, और गैमेट फॉर्मेशन का मतलब समझिए आप, और लॉ ऑफ प्योरिटी, ये तीन नाम है इसके। ठीक है, तो पहले एक बार मैं चेकर बोर्ड दोबारा बनाऊंगा यहाँ पे, ये लो जी, चलो ये दीजिए। टोल, ड्वार्फ, ठीक है, यहां से गैमेट बनेगा ये, यहां से गैमेट बनेगा ये, तो ये आपके हो गए पेरेंट्स, ये हो गया गैमेट। अब ये दोनों होंगे फ्यूज, तो ये आ गया F1, और F1 में सारे टोल। ठीक है, अब यहां से जाएंगे हम F2 में। अब F2 में क्या देखो, ठीक है जी। तो F2 में देखो क्या है, इसी तरह मेल में गैमेट बनेंगे, इसी तरह फीमेल में बनेंगे, तो ये बन गए फीमेल गैमेट्स। समझ गए? ये होया टोल, ये टोल, ये भी टोल, और ये भी टोल। मैं इधर साइड में रिपीट लिख देता हूं क्योंकि एक पॉइंट मेरे को यहां से लेना पड़ेगा। जीनोटिपिक रेशो कितना बचे? में से ड्रॉप कर दो, तो 1:1। फिनोटिपिक रेशो 3:1। क्लियर? अब देखो मेंडल ने क्या बोला इसमें। अब मेंडल ने ये बात बोली, अब ये देखो दो चीज है, एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी। तो इसको मैं पहले वर्डिंग को ले लेता हूं। अगर ऐसी कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, क्योंकि दो अलग अलग है ना, तो कॉन्ट्रास्ट। दूसरा हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस, ये वर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन मैं मैं क्लास में भी वही एग्जांपल, मैं बहुत से एग्जांपल पर्सनल लेता हूं, तो कोई बच्चा उसको गलत एंगल से ना ले। ठीक है, अब जैसे ये कॉन्ट्रास्ट वाला जो पॉइंट है, कलर कॉम्बिनेशन, बॉयज में कलर कॉम्बिनेशन नहीं होता। बॉयज की जिंदगी 4 कलरों में निकल जाती है, व्हाइट, ब्लैक, ठीक है, और नेवी ब्लू, और नॉर्मल कलर जो है। इसके अलावा और कौन सा कलर है? अब हमारे लिए व्हाइट ही होता है, एक ही कलर है व्हाइट में, लेकिन लड़कियों के लिए व्हाइट में भी अलग अलग है। ठीक है, ऑफ व्हाइट, व्हाइट, पता नहीं, उसी तरह ब्लू में भी डिफरेंट टाइप के ब्लू, रेड में भी डिफरेंट टाइप के रेड। तो आपने एक बड़ा कॉमन वर्ड सुना होगा कि कोई भी पर्सन है
ठीक है। अब उस पर्सन ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा और पर्सन है फीमेल, मतलब गर्ल्स है। अब उस बच्चे ने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा है, ऊपर येलो कलर की चुन्नी ले रखी है, या पिंक कलर की चुन्नी ले रखी है, या व्हाइट कलर की चुन्नी ले रखी है। तो उस कलर कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते हो? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है टोटली डिफरेंट। देखो ब्लैक और येलो टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ देखो कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों टोटली डिफरेंट है कि नहीं है? अब मेंडल ने देखो इसमें क्या बोला, तो पहला पॉइंट मेंडल ने बोला, ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोला मेंडल ने? मेंडल ने बोला बी इन F1 हेट्रोजाइगोटिक, और ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं या ओबली करके लिख रहा हूं कॉन्ट्रास्ट करेक्टर, ठीक है जी। तो कॉन्ट्रास्ट करेक्टर स्टे टुगेदर, तो ये देखो दोनों इकट्ठे, तो स्टे टुगेदर बट नॉट कंटामिनेटेड ईच अदर, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं कर रहे, मतलब क्या रह रहे? स्टे प्योर, प्योर रह रहे। तो ये हो गया। प्योरिटी क्यों बोला? तो मेंडल ने कहा भी F1 में जो हेट्रोजाइगोट है ना, वो रहेंगे साथ में, लेकिन एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, ये पानी है, अब इस पानी में हमने कोई कलर मिक्स किया तो पानी हो गया, कलर हो गया। अगर ये दोनों मिक्स हो रहे तो कंट्रास्ट यानी कंटामिनेट हो रहे, मिक्सिंग हो रही है। लेकिन मेंडल ने बोला भी जो F1 में जो भी कैरेक्टर है वो होंगे हेट्रोजाइगोट, होंगे कॉन्ट्रास्ट, लेकिन एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, हमेशा प्योर रहेंगे। तो मेंडल ने क्या बोला? लो प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब पता चल गया भी इन F1 या हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस। F1 क्या होता है? हेट्रोजाइगोट होता है। तो इन F1 या हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस या कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस। तो ये जो हेट्रोजाइगोटिक कंडीशंस है, F1 है, या जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर्स है, वो स्टे टुगेदर बट नॉट कंटामिनेटेड ईच अदर। इसका मतलब क्या? प्योर रह रहे हैं। सेकंड स्टेप्स मेंडल ने बोला भी बोथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, बोथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर, ठीक है। तो बोथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ब्रैकेट में लिखेंगे हम ये, ओबली करके लिखेंगे हेट्रोजाइगोट। तो कहता है ये दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है ना, जो ये और ये, जब F1 में क्या बनेंगे? गेमेट बनेंगे। F1 के गेमेट बनेंगे तो अलग हो जाएगा, तो नाम दे दिया गेमेट फॉर्मेशन। तो बोथ कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर आर सेग्रीगेटेड ड्यूरिंग gamete formations of F1। तो जब F1 के गेमेट फॉर्मेशंस होगा तो दोनों कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो नाम दे दिया गेमेट फॉर्मेशंस, ठीक है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, सेग्रीगेशन कहां होगा? तो सेग्रीगेशन जो होगा वो मियोसिस में होगा। किस सेल डिवीजन में? मियोसिस सेल डिवीजन में। इट मींस मेंडल प्रिंसिपल मियोसिस सेल डिवीजन में लगते हैं और किस में लगते हैं? तो मैं एक पॉइंट लिख देता हूं ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखते हैं, मेंडल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लगेंगे, ए सेक्सुअल में नहीं लगेंगे, और मियोसिस सेल डिवीजन में लगेंगे, माइटोसिस में नहीं लगेंगे या एप्लीकेबल नहीं होंगे। समझ गए? क्लियर भी? तो ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो मेंडल ने दिया। तो दोबारा सुन लो, पहला मेंडल ने बोला भी जो कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करेंगे, और जब गैमेट फॉर्मेशन ऑफ F1 होगा तो दोनों अलग हो जाएंगे। तो नाम क्या रखा? गैमेट फॉर्मेशन या प्योर।
प्रूफ रीडिंग ले लो बच्चे स्क्रीन का, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, तो ये हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने लिया, इसको सिंगल क्रॉस बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, मोनोहाइब्रिड है या सिंगल क्रॉस है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाने के लिए मेंडल ने लिया सिंगल क्रॉस, या मैं पीछे जाऊं तो ये सिंगल क्रॉस है। क्या ये मोनोहाइब्रिड है या सिंगल क्रॉस है। अब क्या मतलब है मोनोहाइब्रिड का या सिंगल क्रॉस का, क्या मतलब हुआ भाई। तो देखो क्या मतलब हुआ, यहां देखो टॉल प्लांट हाइट, ड्वार्फ प्लांट हाइट, तो करेक्टर आपका एक ही है, प्लांट हाइट। हाँ, उस प्लांट हाइट में क्लास दो है, टॉल क्लास और ड्वार्फ क्लास। जब हम एक करेक्टर के लिए हाइब्रिड बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड या सिंगल क्रॉस। वो कहना मोनो हाइब्रिड मींस वो कहना डेवलप द हाइब्रिड फॉर वन करेक्टर्स या क्रॉसिंग बिटवीन टू प्लांट फॉर वन करेक्टर। अब दो प्लांट है टॉल और ड्वार्फ, दोनों प्लांट का किसके लिए क्रॉस करवा दिया, प्लांट हाइट के लिए क्रॉस करवा दिया। तो जब सिंगल के लिए क्रॉस कराएंगे तो उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड में जीनोटिपिक रेशियो आएगा अपने 1:1, फिनोटिपिक आएगा 3:1। जीनोटिपिक रेशियो का जीनोटिपिक का मतलब होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ ए प्लांट। अब एक प्लांट का जेनेटिक मेकअप है ये होमोजाइगस डोमिनेट, दो प्लांट का जेनेटिक मेकअप है हेट्रोजाइगस डोमिनेट, और एक प्लांट का है ड्वार्फ। क्या है, ड्वार्फ। तो ये देखो जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट क्या बोलते हैं, जीनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ प्लांट, भी प्लांट दिखने में कैसा है, मैं दिखने में कैसा हूं, आप दिखने में कैसे हो, उसको बोलते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। क्या बोलते हैं, फिनोटिपिक कैरेक्टर्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है डाई हाइब्रिड। क्या है, डाई हाइब्रिड। पहले डाई हाइब्रिड समझेंगे हम। तो डाई हाइब्रिड क्या मतलब होता है इसका, तो इसका मतलब होता है डाई हाइब्रिड डेवलप द क्रॉस या हाइब्रिड, क्रॉस मतलब हाइब्रिड, फॉर टू कैरेक्टर्स और टू जीन्स, दो कैरेक्टर या दो जीन्स के लिए लेंगे। जैसे मेंडल ने लिया आर जीन, ये राउंड को कवर करता है, राउंड सीड, ठीक है। अब ये एक जीन है तो इसके होंगे दो एलिन, ये लो जी। तो ये इस टाइप का जो प्लांट होगा वो होगा राउंड सीड, ठीक है जी। फिर ये स्मॉल जो है ये होगा रिंकल सीड, रिंकल सीड, यानी जो इस टाइप का प्लांट होगा वो होगा रिंकल सीड। तो एक करेक्टर तो ले लिया सीड करेक्टर भी राउंड, और क्लास दो करेक्टर एक ही है सीड करेक्टर, यानी सीड शेप, राउंड शेप, रिंकल शेप, करेक्टर तो एक ही है ना। उसी तरह वाई येलो फ्लावर, और इसके क्या है दो येलो जी। स्मॉल वाई वाइट फ्लावर, अब इसके भी क्या होंगे दो, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब मेंडल ने देखो दो करेक्टर्स के लिए किया, राउंड सीडेड येलो फ्लावर क्रॉस विथ रिंकल सीडेड वाइट फ्लावर। तो ये हो गया आपका राउंड येलो, ये हो गया रिंकल वाइट, ठीक है जी। यहां से गैमेट बनेगा ये, और यहां से गैमेट बनेगा ये, तो ये हो गए पेरेंट्स, तो ये हो गए पेरेंट्स, ये हो गए गैमेट। अब ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज होंगे, ये आ गया आपका F1 राउंड येलो। तो F1 में क्या आया, राउंड येलो, राउंड
ये लो, क्लियर यहां तक। अब जब ये F1, अब ये दोनों जब सेग्रीगेट करेंगे तो तो देखो दोनों जब सेग्रीगेट करेंगे तो राउंड येलो क्रॉस रिंकल व्हाइट। F1 में क्या आ रहा है, राउंड येलो। F2 में क्या आएगा देखो, तो F2 में ये आएगा। मैं गैमेट बनाने लास्ट में सिखाऊंगा, तो कंफ्यूज नहीं होना भी, आप तो कराते ही जा रहे हो। पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, उसके बाद में जो डाउट यहाँ ये से कैसे हो गया, ये क्यों हुआ, उनको हम लास्ट, क्योंकि जब तक इंफॉर्मेशन नहीं है तो कमेंट किस पे करोगे, डिबेट किस पे करोगे। तो एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ऐसा बनेगा, उसके बाद एक गैमेट ऐसा बनेगा और एक 4 गैमेट बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे 4, इनकी मैं आगे अलग आपको कहानी बताऊंगा। ठीक है जी। अब इसी तरह किस में बनेंगे, ये मेल में बने, इसी तरह फीमेल में बनेंगे। ठीक है जी। अब यहां पे मैं ले लेता हूं डायग्राम, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम। समझ तो आ रहा है ना अजय बच्चे, बोर तो नहीं हो गए, मैसेज ड्रॉप कर दो। पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है। अब इसको मैं हटा देता हूं, क्योंकि अपने यहां लगाएंगे फोटो, फिर उस फोटो से क्या हमारा एक तो टाइम बच जाएगा, जब चीज तो वही है, चाहे लिखो चाहे फोटो लगाओ, क्या फर्क पड़ता है। ये लो जी, यही कुछ हमने बढ़ाया था, तो ये आ गया हमारा F2। ठीक है, तो ये आ गया आपका F2। अब F2 में क्या देख रहे हो, टोटल 16 प्लांट बन रहे हैं, तो कहता जीनोटाइप बताओ, तो जीनोटिपिक रेशो, तो जीनोटिपिक रेशो जो बनेगा F2 का, वो बनेगा 122 412 121, ऐसे याद रखना है। और जो फिनोटिपिक रेशो बनेगा, ठीक है जी, जो फिनोटिपिक रेशो बनेगा वो बनेगा 9। तो 9 क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तो हो गए येलो। ठीक है, तो 9 हुए येलो, 3 हुए ये, समझ गए, क्लियर। तो 933 ये आया फिनोटिपिक रेट। अब मेंडल ने डाई हाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला, तो देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब समझ पा रहे हो आप, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने लिया डाई हाइब्रिड, तो ये आ गया थर्ड लॉ। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मेंडल ने क्या लिया बच्चे, डाई हाइब्रिड। ठीक है जी।
अब डाई हाइब्रिड में क्या मेंडल ने दो करेक्टर लिए, देखो ये पहला करेक्टर, ये दूसरा करेक्टर, दो करेक्टर ही लिए। अब मेंडल ने डाई हाइब्रिड में बोला भी जो F1 में जो करेक्टर्स हैं, दो अलग करेक्टर्स, वो कहता भी जो ये हेट्रोजाइगोट है, ये दूसरा हेट्रोजाइगोट्स है, ये पहला हेट्रोजाइगोट्स है, हेट्रोजाइगोट 1, और ये सेकंड है। तो मेंडल ने बोला भी जब ये अलग होगा तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, जब ये अलग हो तो इस पे डिपेंड नहीं करेगा। समझ गए? मेंडल ने क्या बोला कि जो दो हेट्रोजाइगोट F1 में, या दो जो, तो इसमें देखो एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस लॉ, या सिंपल लिख देता हूं, सिंपल लिख देता हूं यार, हटाओ इसको। डाई हाइब्रिड रेशो यूज फॉर एक्सप्लेनेशंस ऑफ दिस लॉ। अब इस लॉ से मेंडल ने क्या की या क्या बोला इसमें, सॉरी पंजाबी बीच बीच में निकल जाती यार मेरी। तो इसमें मेंडल ने बोला कि बोथ heterozygote present in F1, sorry, both heterozygote stay together in F1, ठीक है, एंड क्लियर, segregations of one heterozygote not depend upon other heterozygote, क्लियर। ये सेग्रीगेशन जो पहला हेट्रोजाइगोट का है ना, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा। तो सेग्रीगेशंस ऑफ वन हेट्रोजाइगोट्स आर डिपेंड अपॉन अदर हेट्रोजाइगोट्स, क्लियर। बोथ आर सेपरेटेड, सेपरेट नहीं वर्ड यूज करेंगे, बोथ आर सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली, ठीक है जी। तो बोथ जो है इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, ठीक है जी, क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ तो मैसेज ड्रॉप करो भाई। तो आज की क्लास में हमने 3 पैरामीटर्स पढ़े। पहला पैरामीटर्स पढ़ा व्हाट इज द जेनेटिक्स, सेकंड पैरामीटर्स हमने पढ़ा मेंडलिज्म्स के बारे में, और थर्ड पैरामीटर्स हमने पढ़ा लॉ या प्रिंसिपल ऑफ मेंडल्स या प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। 1 मिनट में आपका सिलेबस आज मैं ग्रुप बना दूंगा, उस ग्रुप में मैं सिलेबस शेयर कर दूंगा, और 100% जो मैं सिलेबस शेयर करूंगा वही रहेगा, जिम्मेवारी अपनी, ठीक है। तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे। कोई डाउट है तो मैसेज ड्रॉप कर दो, क्लियर हो गया तो भी मैसेज ड्रॉप कर दो। और मेरा टीचिंग आपको कैसा लगा, इसमें हम और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, आपकी तरफ से जो भी सजेशन होगा वो कंसीडर किया जाए, लेकिन सजेशन डिजायरेबल हो, अच्छा सजेशन हो, फिर ही कंसीडर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो आप मेरे को ये भी साथ साथ में बता, देखो आपको पढ़ा के मेरे में इंप्रूवमेंट होगा, आप मेरे से पढ़ के अपने आप में इंप्रूव करोगे, मैं आप पे डिपेंड करता हूँ, आप मेरे पे डिपेंड करते हो। अगर हम दोनों एक दूसरे को फेवर नहीं करेंगे तो हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, और ये कम्युनिकेशन गैप हमें, कम्युनिकेशंस गैप हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा। इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होने होंगे, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होगा, 1 मिनट।
थैंक यू अजय। तो आपका डाउट अभी इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है, तो इसका प्रैक्टिकल मीनिंग ये है, अभी यहाँ आओ, एक मिनट, कहाँ गया मार्कर। यानी जब ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन जब ये अलग होगा ना, तो इसका अलग होना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो ये देखो, यहाँ पे अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, ये अलग हुआ, तो ये जितने भी आपस में जो गेमेट बने हैं, यानी इस गेमेट बनने का इस गेमेट, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई गेमेट फॉर्मेशन जो है वो आर कैपिटल आर स्मॉल वाई पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप डिपेंड हो। एक मिनट रुको यार, जाओ, ये एक सेल है, ये क्या है, सेल है, और इस सेल में जो क्रोमोजोम है वो इस टाइप के है। किस तरह के क्रोमोजोम है, इस टाइप के। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल सेल ले लेता हूं, 2n, ये मदर सेल है। ठीक है, अब इससे कैसे बनेगा, ये गेमेट बनेगा, फिर कौन सा बनेगा, ये गेमेट बनेगा, उसके बाद में इसके 2 गेमेट बनेंगे। ये है सेग्रीगेशंस। ये क्या है, सेग्रीगेशंस। इसको बोलते हैं मियोसिस 1 और इसको बोलते हैं सेकेंड, और इसको बोलते हैं डॉटर सेल। समझ गए अभी। अब इसको थोड़ा सा दूर करके बनाते हैं। अब ये जो हमारी सेल है उसमें 2n की जगह क्या है, आर आर वाई वाई, ये है। अब इसमें से ये मदर सेल है। अब जब इसके गेमेट बनेंगे ना, तो एक गेमेट बनेगा ये वाला, ठीक है, यही बनेगा। एक गेमेट बनेगा, अब मैं वहां जा रहा हूं सीधा, ठीक है, 4 पे। एक गेमेट बनेगा ये वाला, एक गेमेट बनेगा ये वाला, और एक गेमेट बनेगा ये वाला, यही बनेंगे। तो मेंडल ने क्या बोला भी, जब ये सेग्रीगेट हो रहा है ना, तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी इसका सेग्रीगेशन इस पे डिपेंड नहीं करेगा, और इसका सेग्रीगेशन इसके डिपेंड नहीं करेगा। जैसे मान लो अपने दोनों पे लगा लो, अब आप क्लास लेफ्ट कर रहे हो, मैं भी क्लास अभी लेफ्ट कर रहे हैं या फिनिश कर रहे हैं क्लास, अब मैं मेरे घर जाऊंगा, आप अपने घर जाओगे, कि अब मेरा घर जाना आप पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, मैं इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा हूं ना। अब आप जहां भी चलो, आप घर पे हो कहीं भी, तो कहीं जा रहे हो तो आप इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हो। उसी तरह मेंडल ने बोला भी, जब ये मियोसिस में गेमेट बनेंगे ना, तो इस गेमेट फॉर्मेशन का इस पे कोई मतलब नहीं, इसका इसके साथ कोई, यानी या ये जो 2n कंडीशन है ना, ये जब दोनों अलग होंगे तो ये अपने आप अलग होगा, इसका अलग होना इस पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर, मैसेज ड्रॉप कर दो बच्चे, क्लियर हो गया तो। और नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, कल मैं यहीं से स्टार्ट कर दूंगा, और मैं आज रात को कोई अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस निकाल लूंगा। ठीक है, मेरे को अभी तक इतना ही अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है भी, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हो आप। ठीक है, ओके, थैंक